चलिए शुरू करेंगे हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यहां पर 28 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा। थोड़ा सा फीवर है, आवाज थोड़ी सी अलग लगेगी, कॉपरेट कीजिए, आराम से सुनिएगा, पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। ओके, पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 28 मई के करंट अफेयर में। अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भारत के किस राज्य में शुरू किया है? इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन मतलब किसी एक ही प्लेस पर, ओके, सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्टेशन शुरू किया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। गुजरात का एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसे कहा जाता है खावड़ा, गुजरात में है। यहां पर 3.37 गीगावाट पर आवर क्षमता वाला एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है। यह इंडिया का सबसे बड़ा ऐसा सिस्टम है। अब इसमें किया क्या जाता है या फिर इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में है क्या, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी को, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इन सभी एनर्जी को बैटरीज में स्टोर किया जाता है ताकि इन फ्यूचर इन्हें यूज किया जा सके। अभी तक चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा स्टोरेज देखने को मिलता है, लेकिन चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज डेवलपमेंट किया जा रहा है। कहां पर? तो गुजरात में किया जा रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, यहां पर जो भी सिस्टम है ना, इससे लगभग 10 लाख घरों को एक दिन में क्लीन एनर्जी सप्लाई की जा सकती है। मतलब आप समझिए 10 लाख घरों तक एक दिन की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सप्लाई की जा सकती है इस स्टोरेज सिस्टम से। इसके अलावा इंदौर, चंडीगढ़ ऐसे जो शहर हैं वो, या फिर गोवा जैसा पूरा राज्य अगर हम देख लें, उनकी जो पिक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो एक साथ पूरी की जा सकती है इस सिस्टम के माध्यम से। तो ये सबसे बड़ा इंडिया का एक सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। गुजरात के खावड़ा में इसे लगाया गया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 3.37 गीगावाट पर आवर। तो समझ में आ गया आपको टेक्नोलॉजी क्या है, किया क्या जाता है। बैटरीज में एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका यूज किया जा सके। ओके, तो स्पेशली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको बैलेंस कर सकता है और उसको बैलेंस करने में यह हमारी मदद कर सकता है स्टोरेज सिस्टम। देखिए यहां पर जो बैटरीज यूज की जा रही है वो लिथियम आयन बैटरीज है। ओके, इनका यूज किया जा रहा है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये सबसे अधिक इसकी कैपेसिटी देखने को मिलती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है एनर्जी की, और रिस्पॉन्स टाइम काफी तेज होता है। तो यहां पर जो बैटरीज यूज की जा रही है वो लिथियम आयन बैटरीज है। तो एक बेसिक फैक्ट था। तो बैटरी स्टोरेज का महत्व क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए इसका निर्माण किया गया है। ग्रिड स्टेबिलिटी, पिक लोड मैनेजमेंट के लिए यह स्टोरेज सिस्टम इंडिया के लिए काम आएगा। तो गुजरात में इसे स्थापित किया गया खावड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट के रूप में और अडानी ग्रीन के द्वारा इसे लगाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम क्या घोषित की गई है? पहली चीज तो यह कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया कब जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे, ये डे हर साल मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। रिसेंटली इसकी थीम को अनाउंस किया गया है और इसकी थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल योगा डे की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष है ना, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, प्रताप राव जाधव, इन्होंने इस थीम को अनाउंस किया है। नेक्स्ट मंथ 21 जून को जो योगा डे मनाया जाएगा इसकी ये ऑफिशियली थीम होने वाली है। और इसी अवसर पर 21 जून 2026 को जो मेन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का योगा डे पर, वह आयोजित किया जाएगा इस बार कोलकाता में। उद्देश्य क्या है? तो योगा डे को या इसकी थीम जिस विचारधारा पर रखी गई है, एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा दिया जा सके, योगा को जो आम लोग हैं वो अपनी लाइफ में डेली रूटीन में उसको यूज करें,
और वेलनेस को बढ़ावा देना योगा के माध्यम से, ये थीम, ये नॉर्मली उद्देश्य होता है इंटरनेशनल योगा डे मनाए जाने का, और इसकी थीम का भी कैजुअली यही उद्देश्य रखा गया है, और इसी उद्देश्य पर यह थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो नेक्स्ट मंथ मनाया जाएगा 21 जून को। आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे ये इंडिया के नेतृत्व के आधार पर ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस किया गया था। इंडिया ने इसे लीड किया था। इंडिया के प्रेशर के माध्यम से 2014 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल योगा डे मनाने की अनाउंसमेंट की थी। 2014 में अनाउंसमेंट की गई और पहली बार मनाया गया 21 जून 2015 को। तब से हर साल इंटरनेशनल योगा डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और इंडिया में भी अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। जो सबसे मेन प्रोग्राम है इस बार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। राजा रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे? राजा रणधीर सिंह, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों। राजा रणधीर सिंह, इनकी बात करें तो यह बहुत ही फेमस इंडियन शूटर है, शूटिंग खेलों से संबंधित राजा रणधीर सिंह। तो 79 ईयर की एज में हाल ही में इनका निधन हो गया। 5 बार के ओलंपियन है, ओलंपिक में इंडिया को शूटिंग में रिप्रेजेंट किया है राजा रणधीर सिंह ने। एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी ये जाने जाते हैं। आपको पता है 2024 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड चुने गए थे, और ये ऑर्गेनाइजेशन है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। 2024 में नई दिल्ली में जब 44 ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जनरल असेंबली का आयोजन किया गया था, तो इसमें निर्विरोध चुने गए थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह, इंडिया के पहले व्यक्ति जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने। तो 2024 से 2028 तक नॉर्मली इनका कार्यकाल था, लेकिन जनवरी 2026 में क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार थे तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद कतर ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष थे शेख ज़ुआन बिन हमद अल थानी, ये फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बने। तो वर्तमान में ये अध्यक्ष ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। लेकिन राजा रणधीर सिंह का कार्यकाल 2028 तक का था, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले इंडियन, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनवरी में इस्तीफा दिया और अब 79 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। 5 बार ओलंपिक में शूटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। मैक्सिको सिटी ओलंपिक हुआ था, फिर म्यूनिक ओलंपिक, मॉन्ट्रियल, मॉस्को, ऐसे 5 ओलंपिक में इंडिया को इन्होंने शूटिंग में रिप्रेजेंट किया। इन्हें खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए 1979 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 1978 में जो बैंकॉक एशियन गेम्स हुए थे उसमें शूटिंग में गोल्ड जीता था इन्होंने, और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय शूटर राजा रणधीर सिंह। कब? 1978 बैंकॉक एशियन गेम्स में। उसके बाद इन्हें अगले साल 1979 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इजी। 12.6 बिलियन ईयर पुराने गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन हैं? पहले तो हम यह समझे कि गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर होता क्या है। देखिए क्या होता है, बहुत सारी गैलेक्सीज का जो समूह होता है, आकाशगंगाओं का जो समूह होता है, उसे कहा जाता है गैलेक्सी क्लस्टर। बहुत सारी गैलेक्सीज का समूह। लेकिन जब ये सारी गैलेक्सीज अपने प्राथमिक अवस्था में होती है, शुरुआती दौर में होती है, तो इन गैलेक्सीज का जो समूह होता है उसे कहा जाता है गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर। तो 12.6 बिलियन ईयर पुराने गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक है रोनाल्डो लेशराम। आंसर हो जाएगा आंसर बी। रोनाल्डो लेशराम की बात करें, मणिपुर से आते हैं। मणिपुर के बहुत ही फेमस खगोल भौतिकीविद, ठीक है। इनके लीडरशिप में एक इंटरनेशनल टीम ने 12.6 बिलियन पुराना ये गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज की है। यूनिवर्स के शुरुआती दौर को समझने में इससे मदद मिलेगी, कैसा यूनिवर्स था, कैसा बना, ये सब पता करने में मदद मिलेगी। अब यहां पर इसका नाम रखा गया है इस प्रोटो क्लस्टर का लोकटक प्रोटो क्लस्टर। मणिपुर की झील लोकटक के नाम पर इसका नाम रखा गया लोकटक प्रोटो क्लस्टर, ठीक है। तो
बता दिया मैंने आपको प्रोटो क्लस्टर क्या होता है। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी बोल रहा हूं, यूनिवर्स में हजारों गैलेक्सीज मिलकर एक समूह बनाती है। हजारों गैलेक्सीज का जो समूह होता है वो कहलाता है गैलेक्सी क्लस्टर, और जब ये अपने शुरुआती अवस्था में होती है तो इसे कहा जाता है प्रोटो क्लस्टर। ठीक है, तो नाम रखा गया है लोकटक लेक के नाम पर। तो लोकटक लेक के बारे में बेसिकली इतना तो हमको पता होना चाहिए कि भारत के मणिपुर राज्य में है, और मणिपुर राज्य पर स्थित लोकटक झील पर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील पर मणिपुर में। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी, क्योंकि एसएससी सीजीएल का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो प्रीवियस जो हमारे सेशंस थे उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आप 11,000 जीएस के वन लाइनर को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए एसएससी या वनडे एग्जाम होती है ना, जीएस के पोर्शन में स्कोर करने में स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होती है। तो ये 11,000 जो वन लाइनर है जीएस के, ये बहुत ही एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड है। आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, यहीं से आपके जीएस के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर की बात रही तो वो आपके डेली करंट अफेयर में आपको पढ़ाता ही हूं, और एसएससी सीजीएल का मैं आपको मैराथन वीडियो दे दूंगा, तो वहां से देख लेना, वहां से आपके कवर हो जाएंगे। तो 11,000 जीएस के वन लाइनर आप ज्वाइन कीजिए एसएससी सीजीएल के लिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इजीली इसे अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, कोई भी हर्डल है आपकी, कोई भी क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाने वाला है गुजरात के अहमदाबाद में। योगासन को एक नॉर्मली एक चैंपियनशिप और एक स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में आयोजित किया जा रहा है। वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 4 से लेकर 8 जून 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा, एका एरिना नाम के स्टेडियम में। ठीक है, इवेंट में 60 से ज्यादा देशों के जो पार्टिसिपेट है वो यहां पर आएंगे, जो भी योग स्पोर्ट्स से संबंधित है वो यहां पर आएंगे, और ग्लोबली लेवल पर इसे प्रमोट करने में भी मदद मिलेगी। तो चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा नई दिल्ली में रिसेंटली किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरीज है, ट्रेडिशनल योगासना, इसके अलावा आर्टिस्टिक योगासना, और इस तरीके के अलग अलग टीम इवेंट भी आयोजित किए जाएंगे, इंडिविजुअल इवेंट भी आयोजित किए जाएंगे। वीर द लॉयन इसका मैस्कॉट घोषित किया गया है। पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप आयोजन कहां होगा? गुजरात में। गुजरात में कहां? अहमदाबाद में। 4 से लेकर 8 जून यह है इसका मैस्कॉट। तो कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में योगासना, योगा का एक कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट है, और अलग अलग जो इवेंट वो आयोजित किए जाएंगे और उनके आधार पर मेडल दिया जाएगा। मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है ना, जो मैरीटाइम गाइडलाइन से या जो मैरीटाइम रिफॉर्म से उसके 12 साल पूरे होने पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, इसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, इसके द्वारा मैरीटाइम रिफॉर्म के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? तो मैरीटाइम सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट करना, इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को मैरीटाइम सेक्टर में बढ़ावा देना, यह उद्देश्य है मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव इनिशिएटिव को लागू किए जाने का। तो नॉर्मली एक प्रकार से कुछ चीजों को बूस्ट दिया जाएगा इनिशिएट के तौर पर, 12 साल पूरे होने पर रिफॉर्म को चेक किया जाएगा, निगरानी की जाएगी, ताकि मरीन सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जा सके और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। तो ये बेसिकली इस बार डिजिटलाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा मरीन सेक्टर में, एआई ड्राइवन गवर्नेंस पर ध्यान दिया जाएगा, रियल टाइम मैरीटाइम सर्विसेज और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। तो ये मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव है, शॉर्ट में याद कर लो, मिनिस्ट्री ही हमसे पूछी जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की ये इनिशिएटिव है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग अभियान के बारे में मैंने आपको एक आध दो सेशंस के पहले बताया था, अगर मुझे याद आ रहा है तो आपको भी याद होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स
अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस इसे कहा जाता है। यह मनाया जाता है हर साल 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को। देखिए है क्या, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स जो है ना, उनको सम्मानित करना, सीधा सा इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए यह डे मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स क्या होते हैं? देखिए यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 193 प्लस कंट्रीज इसकी मेंबर है यूनाइटेड नेशन की। अब इसकी खुद की कोई आर्मी नहीं है, यूनाइटेड नेशन की खुद की कोई आर्मी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी देश में युद्ध होता है, कोई गृह युद्ध से प्रभावित है, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं पर बाढ़ आ जाए या राहत कार्य करवाना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मेंबर कंट्रीज है ना, वो अपने सैनिक भेजती है, सैनिकों को भेजती है यूनाइटेड नेशन के लिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में। ये सारे सैनिक जो अलग अलग देशों से भेजे जाते हैं ना, ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में काम करते हैं। एक नीली टोपी पहन के काम करते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लू हेलमेट के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां पर मेंशन किया इस तरीके का, ये ब्लू हेलमेट पहन के काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन के नहीं है, लेकिन उसके मेंबर्स कंट्रीज ने अपने सैनिक भेजे हैं पीस कीपर्स के रूप में। ओके, तो इन्हीं के सम्मान में रिस्पेक्ट देने के लिए 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2002 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी और 2003 में पहली बार 29 मई को यह डे मनाया गया। 2026 में इन्वेस्ट इन पीस यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स की। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स क्या होते हैं, यह भी क्लियर हो गया होगा। कॉन्फ्लिक्ट वाले देशों में यूनाइटेड नेशन शांति स्थापित करने के लिए अपनी फोर्स भेजता है, जो कि अलग अलग देशों के सैनिक होते हैं। 1945 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की शुरुआत की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। जिन पियरी लेक्रॉक्स इसके वर्तमान में हेड हैं, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को ब्लू बेरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट के नाम से पुकारा जाता है, और इन्हीं के सम्मान में दिन 29 मई को मनाया जाता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, तो भारत 71 में से 49 यूनाइटेड नेशन जो मिशन है पीस कीपर्स, उसमें भाग ले चुका है। 2 लाख से ज्यादा भारतीय पीस कीपर्स दुनिया के संकटग्रस्त क्षेत्रों में काम कर चुके हैं जाके। फरवरी 2025 में पहली वीमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में वाईफाई 7 डिवाइस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? इंडिया में वाईफाई 7 डिवाइस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली कंपनी बनी है टीपी लिंक। ये एक चाइनीज कंपनी है टीपी लिंक। इसने वाईफाई 7, ठीक है, डिवाइस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की। इससे इंडिया वाईफाई 7 एरा में प्रवेश कर गया। अभी तक क्या था इंडिया में? वाईफाई 6 एरा जो अभी चल रहा है उसे कहा जा सकता है। जो वाईफाई की स्पीड है नॉर्मली इसमें कम देखने को मिलती है। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन जो अब आया है वाईफाई 7 डिवाइस, इसकी बात करें तो वाईफाई 7 डिवाइस बनाई जाएगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी गई है टीपी लिंक के द्वारा। देखिए वाईफाई 7 है क्या? वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, नई जनरेशन, जिससे ऑफिशियली एक अलग नाम से पुकारा जाता है। थोड़ा सा अलग सा नाम है, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ली 802.11b स्टैंडर्ड इसे कहा जाता है। तो एक नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, पुरानी वाली से और ज्यादा फास्ट। अगर हम स्पीड देखें तो पुरानी जो वाईफाई की अभी जो जनरेशन चल रही है 6th, उससे लगभग 4.8 गुना ज्यादा फास्ट ये देखने को मिल जाएगी। मल्टी लिंक ऑपरेशन इसमें देखने को मिल जाएंगे। स्पीड अप टू 46 Gbps की देखने को मिल जाएगी। तो पुरानी वाली जो सर्विस है वाईफाई की उससे ज्यादा फास्ट है। तो ये है वाईफाई 7 वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इसकी डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है किसने? टीपी लिंक ने। तो टीपी लिंक ये एक नेटवर्किंग डिवाइस बनाने वाली कंपनी है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट बनाती है ग्लोबल लेवल पर। चाइनीज कंपनी है। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। चाइना के शेंझेन शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लोबल हेडक्वार्टर इसका चाइना के शेंझेन और इसके अलावा कैलिफोर्निया में भी देखने को मिलता है, यूएसए में। और इंडिया का जो ऑपरेशन हेडक्वार्टर है वो है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने
कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो भारत और कनाडा के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। रिसेंटली पीयूष गोयल, जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं भारत के, पीयूष गोयल, ये कनाडा की यात्रा पर थे और यहां पर कनाडा के जो इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर है मनिंदर सिद्धू, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई और इंडिया और कनाडा के ट्रेड को बढ़ाने के लिए अलग अलग मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कनाडा इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को बढ़ाना, एग्रीकल्चर में एक दूसरे का सहयोग करना, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन में एक दूसरे का सपोर्ट करना। ऑल ओवर ये ट्रीटी साइन की गई है, एक हिसाब से समझौता किया गया है और यहीं पर 2030 तक दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड, जो कि अभी हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, ये 2030 तक बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का लक्ष्य रखा गया है। ये केवल लक्ष्य है, अब अचीव होता है कि नहीं वो बाद में देखा जाएगा, पर अभी अगर वर्तमान में इंडिया और कनाडा का बायलैटरल ट्रेड देख ले कितना है दोनों देशों के बीच में, तो यह है 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आखिरी क्वेश्चन, आयुष एक्सेल और भारतीय मसाला बोर्ड के बीच में एक समझौता हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो आयुष एक्सेल और भारतीय मसाला बोर्ड, इनके बीच में आयुष चिकित्सा पद्धति और इसके अलावा जो मेडिसिनल मसाले हैं उनके प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए एक समझौता किया गया है। आगे हम बात करेंगे। भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछा है तो यह देखने को मिलेगा केरला के कोच्चि में। भारत में सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक कौन है? केरला। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरला को। ठीक है, तो आयुष एक्सेल और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच में आयुष प्रोडक्ट और जो मेडिसिनल स्पाइसेस है उनके ग्लोबली प्रमोशन के लिए एक समझौता किया गया है। दोनों मिलकर आयुष चिकित्सा पद्धति, जिसमें आ जाता है आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, ऐसी जो चिकित्सा पद्धति उसको मिलकर प्रमोट करेंगे ग्लोबली। और इसके अलावा जो मेडिसिनल स्पाइसेस है, ऐसे मसाले जिनका यूज मेडिसिन में किया जाता है, ऐसे मेडिसिनल स्पाइसेस को दोनों मिलकर ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप का उद्देश्य एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, क्वालिटी एनहेंसमेंट, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना और एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट करना इन चीजों के लिए, आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए और मेडिसिनल स्पाइसेस के लिए। ठीक है, यहां पर स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से हमारा क्वेश्चन था। मसाला बोर्ड है ये भारतीय मसाला बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर केरला के कोच्चि में देखने को मिलता है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कार्य करता है। 52 ऐसे मसाले हैं, अधिसूचित मसाले हैं, जिनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और इसके अलावा इनकी क्वालिटी को मैनेज करना, क्वालिटी इनहेंसमेंट करना और इसमें इनोवेशन को बढ़ावा देना, मतलब मसालों की क्वालिटी में कैसे सुधार किया जा सकता है, इन सभी को रेगुलेट करने वाली संस्था है भारतीय मसाला बोर्ड। केरल के कोच्चि में हेडक्वार्टर है। सेकेंड जो संस्था है आयुष एक्सेल, इसे कहा जाता है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जो आयुष प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया, यूनानी, आयुर्वेदा, इनके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा देना, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस को बढ़ावा देना, आयुर्वेदा या यूनानी चिकित्सा पद्धति, आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रोडक्ट का इंटरनेशनली प्रमोट करना, यह काम यह संस्था करती है। 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह कार्य करता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ठीक है, तो इजी हो जाता है। 28 मई के सभी करंट अफेयर हमारे डिटेल में हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लें, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहां खोला गया है? क्या था आंसर? केरला के तिरुवनंतपुरम में। 2026 में 12 एमपीज और 4 पार्लियामेंट्री कमेटी को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी शुरुआत किसके सुझाव पर की गई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जुलाई 2027 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो यह है अनुराग गर्ग।
इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। मिशन कर्मयोगी 2.0 किन राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित है। भारत का पहला नेशनल एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? बेंगलुरु, कर्नाटका में। अपनापन पुस्तक किस केंद्रीय मंत्री ने लिखी है? शिवराज सिंह चौहान ने। पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए। भव्य स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में किस संस्था को नियुक्त किया गया है? तो यह है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओएनजीसी के साथ भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी कहां पर? लद्दाख के पूगा वैली में। यह कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1927 में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, और गंगूबाई हंगल ये किराना घराने से संबंधित है। हो गए तीनों क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 71th नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता था? 2027 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और काफी स्टूडेंट है जो कि चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।